हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी फुल टू फुल पूरे साल क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के साथ। तो आज उसका पहला लेक्चर होने जा रहा है और वो है आज आपका ट्रांसलेशन का पहला। तो हम लोग शुरू करेंगे टेंस से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये आदत को बताता है, जैसे कि मैं रोता हूँ और वह बाज़ार जाया करता है। इस तरीके से जो आदतें होती हैं, हैबिट्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो ये फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, आदतें आदि चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे हम तो देखेंगे जो इसकी पहचान होती है कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको पहचानने का तरीका होता है कि उस सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते हैं आदि। जैसे राम बाजार जाता है, अगर लास्ट में मिल रहा है जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर शीला गाना गाती है तो आखिरी में मिल रहा है ती है, तो ती है मतलब कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस होगा। और अगर हम कहें वे बाजार जाते हैं तो ये भी हमारा ते हैं से ख़त्म हो रहा है सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये क्या है, कुछ पहचान है जो हिंदी में आप पहचान जाएंगे कि ये पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। वहीं अगर बात करें इंग्लिश में सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि डू और डज जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इसको आप ये भी समझ सकते हो, यह हेल्पिंग वर्ब है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यह डू डज अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख रहा है तो वो आप जान जाएंगे ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके साथ ही आपको फॉर्म जो मिलेगी वर्ब की वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डू और डज जो होता है ये दो है, लेकिन एक सेंटेंस में आपको या तो डू मिलेगा या सिर्फ डज मिलेगा। तो जहाँ डू मिलेगा वो कौन सी कंडीशन होगी और जहाँ डज मिलेगा वो कौन सी कंडीशन होगी। तो देख लीजिए, जहाँ पे डू मिलेगा वो हमेशा मिलेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। कहने का मतलब है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो आपको हमेशा मिलेगा डू हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें डज कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो डज यूज़ करेंगे ही के साथ, शी के साथ और इट जो होता है उसके साथ, या किसी का अगर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे राम डज, शीला डज, सीता डज, ऐसे आप डज यूज़ करेंगे नेम के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज़ करेंगे डज। तो देख लीजिए, डू लगेगा आई वी यू दे के साथ, डज लगेगा ही शी इट नेम के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार बना के आप लिख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज का यूज़ यानी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि डू डज का उपयोग जो करेंगे हम लोग सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका तरीका क्या है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का कि राम बाजार जाता है। तो हमने सेंटेंस ले लिया है राम बाजार जाता है, तो ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग विदाउट डू डज से बनाएंगे राम गोज टू मार्केट। ठीक, राम गोज टू मार्केट। तो इसका जो रूल बना वो क्या बन गया, सबसे पहले हमने लगाया है सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमारा पास आएगा सब्जेक्ट प्लस ये होती है वर्ब। गो क्या है, वर्ब है, और वर्ब के अंदर हमने लगाया है वर्ब की एस या ई एस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई है उसमें देखिए वर्ब क्या है, गो, इसमें हमने जोड़ा है ई एस, ये बन गया गोज। इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, प्लस क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश में हमने क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट वर्ब की एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा एक और सेंटेंस देखिए अगर इसी यहाँ पे कि अगर हम ये कहें मैं बाजार नहीं होगा, अभी अफर्मेटिव बात कर रहे हैं, मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाता है मैं के लिए आई, फिर हम जाने के लिए लगाएंगे गो। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया था गोस, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गो, कहाँ, टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तो वहीं अगर इस सेंटेंस की रूल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, आई क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया था ई एस, यानी कि हमने जोड़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस, तो बन गया था गोस। लेकिन यहाँ पे हमने सीधे यूज़ की है आई के साथ गो यानी फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद सीधे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किसी सेंटेंस में हमने यूज़ किया है वर्ब की एस या ई एस, और किसी सेंटेंस में हमने यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात समझिए, कहाँ पे यूज़ करना है वर्ब की एस या ई एस, और कहाँ पे यूज़ करना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझ लीजिए, ही, शी, इट या किसी का अगर नेम लिखा है, कहने का मतलब वही सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की एस या ई एस फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है हमारा आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट, तो बात करेंगे हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। ठीक है, तो अगर ही, शी, इट, नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप हमेशा वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो करते क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं वर्ब की एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ही, शी, इट, नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई, वी, यू, दे यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब बात करेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अच्छा इतना अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लें, और वीडियो रोक के नोट करिएगा, मतलब रोकेंगे नहीं हम, आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक नेगेटिव सेंटेंस, जैसे राम बाजार नहीं जाता है, तो हम लोग ने यहाँ क्या लिखा, राम बाजार नहीं जाता है। और अगर एक सेंटेंस ये है तो दूसरा सेंटेंस और लिख ले रहे हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है, देखो राम बाजार नहीं जाता है, इसका बनेगा राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब जो इसमें जो रूल लगा है वो लगा है, सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, तो पहले आया है सब्जेक्ट, फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जब डू डज लगेगा साथ में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना आपकी मेन वर्ब है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो को गो ही रखेंगे, इसमें ई एस या आई एन जी नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कभी भी आई एन जी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ना उसमें एस या ई एस करेंगे जब आप डू डज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें नीचे वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो इसका बनेगा वे का तो हो जाएगा दे, फिर यहाँ पे आएगा दे के साथ डू, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे राम है तो राम एक नाम है, नाम के साथ डज आया है इसलिए यहाँ पे डज यूज़ किया। अब वे के लिए आया है दे, तो दे रिफर कर रहा है डू को, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, दे के साथ डू। ठीक है, तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये देख लिया आपने, दोनों चीज़ देख ली कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से रखी जाती है। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस, अच्छा ये भी समझ लीजिए आप, इसका सीधा रूल यही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट गो, सॉरी ये कहाँ से गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती रही, कभी डज कभी डू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पहचानना, यहाँ लिखा है, डू लगा है आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट नेम के साथ डज। ठीक है, अब बात करते हैं कि कभी कभी सेंटेंस में होता है कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब होता है नेवर, तो ये चीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अगर हम बात करें
कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं आया है। जब कभी और नहीं आ जाएगा तो कभी नहीं कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा नेवर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब सेंटेंस आ जाए राम कभी झूठ नहीं बोलता है, तो एक बात और याद रखिएगा, इसके लिए नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेवर वाले सेंटेंस में कभी भी आप डू डस का प्रयोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, राम के साथ सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आप लगाएंगे, थोड़ा सा आप लिख दें, नेवर, ठीक है, राम नेवर। अब राम क्या है, आप कहोगे सर राम नेम है, नेम के साथ जो आप डस लगा रहे थे यानी कि ये लेके जाएगा अपने साथ वर्ब की SEIS। राम नेवर झूठ बोलने क्या होती है, राम नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है, राम नेवर टेल्स अ लाई। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब के साथ SEIS, क्यों, क्योंकि राम जो है ये कैसा है, सिंगुलर है, ये नेम है, नेम के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की SEIS, नेवर के साथ। यहाँ पे अगर ही होता तो होता ही नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ होता शी तो शी नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ होता इट, इट तो क्या बोलेगा झूठ यार, सुनो, नाम ही शी सब हो गया। अगर यहाँ पे होता आई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो क्या होता, आई नेवर, फिर टेल्स नहीं होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में बता चुके हैं। अगर होता यू, यू नेवर टेल अ लाई, ठीक है, वी नेवर टेल अ लाई। तो अगर नेवर है और इधर आ गया है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, नेवर के साथ हमेशा आएगा वर्ब की SEIS। अगर सब्जेक्ट आ रहा है प्लुरल और नेवर भी आ रहा है, जैसे तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो आप लिखोगे यू नेवर टेल अ लाई, क्लियर हो गया। अगर नेवर आ रहा है तो वर्ब की SEIS सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी या फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर IVU दे है, IVU दे है और नेवर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ही शी इट नेम है और नेवर है तो वर्ब की SEIS। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ये सारा मिटा दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो टाइप के, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला होता है फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप वाले में यस या नो हो सकता है। अगर हम आपसे कहें क्या आपका नाम मुकेश है, अगर आपका नाम मुकेश है आप कहोगे हाँ, अगर आपका नाम मुकेश नहीं है आप कहोगे नहीं। क्या आप बाजार जाते हो तो आप कहोगे हाँ या नहीं। तो फर्स्ट टाइप वाले में केवल हाँ या ना करने से ही उत्तर पूरी बात का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन वर्ड होंगे और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। बिना क्वेश्चन मार्क के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम ये सेंटेंस लिखें, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। आखिरी में देखो पहचान क्या है, ते हो, ते हैं, ये भी है, तो आखिरी में क्या है, ते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। अब मसला क्या रहा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाएंगे कैसे, तो इसका बनाएंगे डू यू गो टू मार्केट, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, सेंटेंस को पूरा सही बनाते हैं बट क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं लगाने के लिए। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान ही होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो या उसमें एक क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी जिंदगी में भूलना नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की। तो इसमें क्या है कि इस सेंटेंस की हिंदी में पहचान होती है कि ये हमेशा क्या से शुरू होगा, ठीक, और क्वेश्चन मार्क होगा। तो अगर कोई सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, क्या तुम्हारा नाम सुरेश है, क्या तुम हाथी नहीं पालते हो, ऐसा कुछ अगर सेंटेंस होगा तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है भैया। और दूसरी चीज़ सुनो, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या की इंग्लिश होती है वाट, क्या की इंग्लिश होती है वाट, जिसका यूज़ फर्स्ट टाइप में नहीं करते हैं। हम हमेशा फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके क्वेश्चन मार्क। यही हमारा रूल बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, जो कि फर्स्ट टाइप का होता है। देखिए फिर समझ लीजिए एक बार कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्या वर्ड ही सिर्फ होगा क्वेश्चन के रूप में, और उसमें क्या होगा कि उसकी हाँ या ना हो जाएगा। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, अगर तुम जाते हो तो कह दो हाँ जाते हैं, तो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ अगला बाजार जाता है कि नहीं जाता है। दूसरी चीज़, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू आता है।
अब अगर यहाँ पे ही होता, क्या वह बाजार जाता है, तो होता डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, अब आप इंटर में हो तो हर चीज़ आपको लिख के नहीं बता पाएंगे हम, आप थोड़ा सेंस भी लगाइए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें लिख के ही बता रहे हैं जैसे 9th 10th को बताई जाती है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की तरफ। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड होता है बट सेंटेंस के अंदर रखा होता है और उस क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश यूज़ की जाती है। पहली चीज़ समझिए, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के अंदर रखा होता है और उस क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे तुम क्यों बाजार जाते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या था, सिर्फ क्या मिल रहा था और सेंटेंस के पहले, यहाँ पे क्यों मिल रहा है सेंटेंस के बीच में, और इसमें डू और डज क्या के लिए यूज़ किया गया था, इसमें क्यों की इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, इसमें यही यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं ही बोलना है। ठीक है, तो इसका जो रूल है वो क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहीं कहीं पे ये ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, अगर हम ये कहें कि तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, देखिए तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, तो अब यहाँ पे किसकी का होता है whom। देखिए हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों था तो वाई आया, क्या होता तो वाट आता, कितना होता तो हाउ आता, ठीक है, किसको होता तो हु आता, तो ये सारी चीज़ें आ जाती। लेकिन यहाँ पे किसकी आया है तो यहाँ आ जाएगा हुज। ठीक है, किसकी हुज। अब पुस्तक, किसकी पुस्तक, ये दोनों मिलके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो किसकी पुस्तक, देखिए अगर इस रूल को अप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब, तो हुज के साथ तुमको लग रहा होगा डू डज आएगा, बट नहीं आएगा, क्योंकि किसकी पुस्तक, ये दोनों वर्ड एक ही में जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा इस बात को समझिए कि यहाँ पे क्या है, तुम क्यों बाजार जाते हो, ये क्यों जो है बाजार के लिए नहीं है, लेकिन किसकी जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक आपस में चिपके हुए हैं। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इससे समझ में आ जाएगी। जैसे हम कहें कि तुम किसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हो, तो किसका ध्यान। ठीक है, अगर कहें तुम कितना दूध चाहते हो तो हाउ मच मिल्क। ठीक है, तो ऐसे ही किसकी पुस्तक तो हुज बुक, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये थोड़ा आपको सेंटेंस प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, बट हम आपको बताए दे रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस इसको कैसे बनाएंगे, जब क्वेश्चन वर्ड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ चिपका हुआ हो, या मतलब बिल्कुल उसके नियर हो। क्या करेंगे, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो तो हुज बुक। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू क्यों किया, क्योंकि तुम सब्जेक्ट है यहाँ पे, तुम के लिए देखो यहाँ पे मिटा दिया है, लेकिन तुम के लिए क्या आई वी यू दे, यू होता है तुम के लिए तो यू के साथ आएगा डू। ही होता कि वह किसकी पुस्तक पढ़ता है तो हुज बुक डज ही रीड हो जाता है। ठीक है, तो हुज बुक डू यू रीड हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो ये चीज़ भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक टाइप का भी सेंटेंस मिल जाता है कि किसी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें बाहर कौन रोता है, बाहर कौन रोता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कौन। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है क्योंकि इसमें क्या बाहर नहीं है, क्या बाहर रोता है, ये सेंटेंस कोई मीनिंगलेस सेंटेंस वाला। हम बात करें कि बाहर कौन रोता है तो यहाँ पे जो कौन है इसको पहले ले आएंगे हु। कौन की इंग्लिश क्या होती है हु, तो हु। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, बट जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव होने के बावजूद अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सीधे हु के साथ हम लगा देंगे वर्ब में SEIES, हु वीप्स या क्राइज, हु वीप्स आउटसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस में इस सेंटेंस को पढ़ने पर ये, अच्छा वीप्स क्यों किया, हमारे पास ऑप्शन क्या थे, दो थे, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एक तो वर्ब की SEIS थी, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे वीप्स ही क्यों किया, वीप क्यों नहीं किया, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की SEIES। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस को अगर पढ़ें, बाहर कौन रोता है, यानी रोने वाला एक व्यक्ति है, या तो लड़का है या लड़की है, मतलब एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक व्यक्ति है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए यूज़ किया वीप्स। अगर ये हम कहते बाहर कौन रोते हैं, तो ये हो जाता कई लोग रो रहे हैं। तो कई लोग के रोने पर ये आभास होता है सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हम कहते हैं हु वीप आउटसाइड। ठीक है, तो इस सेंस पे भी थोड़ा चलेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, एक गेस करना पड़ेगा। जैसे गिलास किसने तोड़ा है, तो हु ब्रेक्स द गिलास। ठीक है, हु ब्रेक्स द गिलास। अगर हम कहें गिलास किसने तोड़े हैं, तो हु ब्रेक द गिलास। ठीक है, तो ये वर्ब की एसीआईएस वर्ब की फॉर्म आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा। बाकी आपको हम जब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवा देंगे 10-15-20 सेंटेंस की, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बाकी के लिए थैंक यू। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, जो हमने अपने आप पढ़ाने का जो बिल्कुल हमने बेस्ट अपना परफॉर्म दिया है, उसके लिए मतलब आप लोग का आभार यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। क्लास 12 का आपको यहाँ पे हम लोग ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको आज से पर डे रेगुलर क्लास मिलेंगी, और हम लोग ये प्रे करेंगे और मेहनत भी करेंगे कि आपको 90+ मार्क्स मिल जाएं इस साल। ठीक है, बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।